हेलो स्टूडेंट्स, विज्ञान सलाह चैनल पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं HP आर्य। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सममित तथा विषम सममित आव्यूह की। ये एक विशेष प्रकार है आव्यूह का जो कि केवल वर्ग आव्यूह के लिए होता है। तो दो चीज़ें हैं, एक सममित आव्यूह और एक विषम सममित आव्यूह। तो पहले सममित आव्यूह की बात करते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। सममित आव्यूह में क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि कोई वर्ग आव्यूह ए सममित कहलाता है यदि a डैश इक्वल टू ए। ए डैश मीन्स परिवर्त आव्यूह, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स ए दे रखा है, पहली बात तो वो कि वर्ग आव्यूह होना चाहिए। दूसरी बात ये कि उसका हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो उसका ट्रांसपोज उसी के बराबर आ जाता है। आव्यूह का ट्रांसपोज उसी के बराबर आ जाए, परिवर्त आव्यूह ए के बराबर ही हो, तो तब वो आव्यूह क्या कहलाएगा, सममित आव्यूह कहलाएगा। ठीक है, ये ट्रांसपोज वाला जो है इसे पिछले वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था। आपने नहीं देखा हो तो पिछले वाले टॉपिक से आप उसको वीडियो में देख लेना। ट्रांसपोज क्या होता है, परिवर्त आव्यूह, जब परिवर्त के लिए उसके स्तंभ और पंक्तियों को बदल दिया जाता है। तो क्या है, अगर ए का परिवर्त यानी ए का ट्रांसपोज ए के बराबर ही आए तो आव्यूह क्या होगा, सममित होगा। तो वर्ग आव्यूह होना चाहिए। तो कोई वर्ग आव्यूह ए सममित कहलाता है यदि ए का परिवर्त यानी ए डैश ए के बराबर ही हो। आगे जो चीज़ लिखी है वो समझने वाली है, उसको देख लें एक बार। क्या है कि ए आई जे इक्वल टू ए जे आई। ए आई जे जो होता है ये अवयव होते हैं, ए के जो अवयव है उनको A11 A22 इस टाइप से हम निरूपित करते हैं। तो ए आई जे निरूपित करता है आव्यूह ए के अवयव को। तो ए आई जे इक्वल टू ए जे आई, ये वाला साइन मैं पहले भी शायद आपको बता चुका हूं कि इसको बोलते हैं फॉर ऑल, प्रत्येक आई और जे के लिए, फॉर ऑल आई एंड जे। आई जे के हर मान के लिए ए आई जे जो है वो क्या होना चाहिए, ए जे आई के इक्वल होना चाहिए। तो सिंपल सी चीज है, क्या है, मतलब जैसे मैं यहाँ पे कहूँ कि A12 तो यहाँ हो जाएगा A21, तो A12 की वैल्यू A21 के बराबर होगी। एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के मैंने ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। क्या है, देखो इसमें बोलता है कि अगर A इक्वल टू है x y y z, ये कोई आव्यूह लिखा हुआ है। अब इसका मैं A डैश निकालूं, A डैश मीन्स इसका जब हम परिवर्तन निकालेंगे तो पहली पंक्ति जो है वो पहला स्तंभ बन जाएगा। तो x y यहाँ पे आ गई, इसमें x y, दूसरी पंक्ति थी y z, वो दूसरा स्तंभ बन गई y z। अब आप ध्यान से देखो इन दोनों चीजों को, आव्यूह A और आव्यूह A डैश दोनों वही है, सेम जो का त्यों, वो परिवर्त होने के बावजूद भी आव्यूह जो का त्यों रहा, वो वही पहली पंक्ति x y थी, इसको मैंने पहले स्तंभ भी बना दिया तो भी वो x y है और y z है, वैसा का वैसा ये जो a था वही का वही a डैश आ गया। तो अगर a डैश a के ही बराबर आ जाता है तो उस कंडीशन में हम बोलते हैं कि आव्यूह सममित है। तो इतनी सी डेफिनेशन है, कहीं भी आव्यूह a के सममित होने की बात की जाए तो हमें उसका परिवर्त निकालना है, अगर वो उसके बराबर आ जाए तो वो सममित होगा। दूसरी बात है विषम सममित आव्यूह। विषम सममित आव्यूह में क्या है, आव्यूह का हम परिवर्त निकालेंगे और वो -a के बराबर आएगा। यदि a डैश इक्वल टू -a हो तब a जो है वो क्या कहलाएगा, विषम सममित आव्यूह कहलाएगा। ये असम्मित नहीं है, विषम सममित है। क्योंकि सममित नहीं तो वो विषम सममित होगा, ये भी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि इसके लिए स्थिति है कि a डैश का मान अगर -a के बराबर आए, अगर a डैश a के बराबर आता है तो सममित, और अगर -a के बराबर आता है तो विषम सममित। तो इसमें कंडीशन ये है कि परिवर्त करने पर, उसका ट्रांसपोज लेने पर वो -a के बराबर आए। यहाँ स्थिति है कि ए आई जे शुड बी इक्वल टू -a जे आई। ए आई जे का मान -a जे आई के बराबर होना चाहिए। जैसे यहाँ पे मैं A12 कहूँ तो यहाँ पे होना चाहिए माइनस का A21, फॉर ऑल आई एंड जे, प्रत्येक आई और जे के लिए, आई जे के हर मान के लिए यानी उसके हर अवयव के लिए ऐसा होना चाहिए कि ए आई जे का मान -a जे आई के बराबर हो। तो यहाँ मैंने एक आव्यूह लिखा, देखो 0 y -y और 0। अब ये एक्चुअल में मैंने क्या किया, जो x z था विकर्ण के तो अवयव 0 हो गए, बाकी जैसे यहाँ माइनस था या y था तो यहाँ आ गया -y। अब इसका परिवर्त करें, इसकी पहली पंक्ति है xy, इस xy को हम पहले स्तंभ, सॉरी पहली पंक्ति है 0y, पहली पंक्ति 0y, इस 0y को पहला स्तंभ बना देते हैं 0y। दूसरी पंक्ति है -y,0, तो ये दूसरा स्तंभ बन जाएगा -y,0। अब इसको ध्यान से देखो, मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, इस पूरे आव्यूह में से माइनस कॉमन लो। तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये तो माइनस ही रहेगा, तो 0 रहेगा जो का। तो यहाँ पे से माइनस कॉमन जाएगा तो प्लस का y हो जाएगा, और यहाँ से लेने का मतलब है कि इसको -y लिखेंगे हम, तो ये हो गया -y। तो ये 0, ये y, ये -y और ये 0, तो 0 y -y और 0। अब अगर ध्यान से देखें तो देखो ये अंदर तो a बन गया, बाहर वो माइनस आ गया, तो अब ये बन गया -a। तो जो a डैश था, आव्यूह a ये दे रखा था 0 y -y0, इसका मैंने a डैश लिया और a डैश में से जैसे मैंने माइनस बाहर कॉमन लिया तो क्या बन गया -a। तो ये हो गया विषम सममित आव्यूह। ठीक है, मैं और इसको क्लियर करता हूँ। देखो थोड़ा सा आप देखें, पहली जो कंडीशन है उस पर बात करते हैं, सममित आव्यूह वाली पे। सममित में क्या है, एक्चुअली सममित के लिए ही बात करें पहले। यहां जो कंडीशन है मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये ए आई जे इक्वल टू ए जे आई वाली, इसका क्या मतलब है इसकी बात करते हैं। देखो मैं एक आव्यूह लिखूं A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। मैंने 3x3 का एक आव्यूह लिख लिया। ठीक है, ये आव्यूह हमारा मैंने लिखा। अब इसमें देखो ये एक चीज यहां देखते हैं कि ए आई जे शुड बी इक्वल टू ए जे आई।
यहां सबसे पहला अवयव है A11, A11 I का मान 1, J का मान भी 1, ये तो है I और ये है J, ठीक है। तो I और J, ये बात समझ में आई, ये I होता है ये J होता है, तो ये 1 1 ही है। अगर मैं इनको बदलूंगा भी 1 1 बदलेंगे तो 1 1 रहेगा, यानी A11 की वैल्यू A11 के ही बराबर आएगी। ऐसे में अगर A22 की बात करूं तो A22 भी किसके बराबर होगा, A22 के बराबर होगा, A33 भी A33 के बराबर होगा। तो विकर्ण के तीनों अवयव A11 की वैल्यू A11 के बराबर होने, यानी वो तो कोई मतलब ही नहीं हुआ, तो विकर्ण के अवयव तो जो के त्यों रहेंगे। एक्चुअली जब हम इसका ट्रांसपोज भी करेंगे तो ये बदलेंगे नहीं। क्या होगा, देखो मैं इसका ट्रांसपोज करता हूं, ट्रांसपोज करें तो क्या होगा, A11 ये अवयव A है, इसको मैं लिख देता हूं, तो A डैश अगर निकालता हूं तो क्या होगा, देखो पहली पंक्ति है A11 A12 A13, इसको पहला स्तंभ बना देंगे पहली पंक्ति को। तो जो पहली पंक्ति है पहला स्तंभ कैसे, A11 फिर A12 और फिर A13, पहले वाली पंक्ति के तीनों अवयव मैंने पहले स्तंभ के रूप में लिख दिया यहाँ पे A13। अब दूसरी पंक्ति क्या है, A21 फिर A22 यहाँ जाएगी, फिर A23 दूसरी पंक्ति होगी। अब तीसरी पंक्ति लेते हैं A31, तो यहाँ आएगा A31, यहाँ आएगा A32 और A33 यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब देखो क्या है कंडीशन, परिवर्त के लिए है कि A डैश शुड बी इक्वल टू A डैश की वैल्यू यानी परिवर्त होने के बाद में वो A के बराबर ही आना चाहिए। तो अगर इन दोनों को बराबर रखते हैं तो सीधी सी बात है कि A11 वो तो वही था, विकर्ण वाले जो तीनों अवयव थे वो एज इट इज हैं यहाँ पे भी। तो विकर्ण तो एक्चुअली जब इनको बदलते भी हैं तो विकर्ण के अवयव वहीं रह जाते हैं, जब हम परिवर्त निकालते हैं तो विकर्ण के अवयव अपनी ही पोजीशन पे रहते हैं, तो वो तो एज इट इज रहेंगे। बाकी बात इनकी करनी है। अब जैसे ये A12 था तो ये यहाँ आ गया, ये अवयव और ये अवयव दोनों बराबर होने चाहिए। तो यहाँ से क्या कंडीशन आती है कि A12 बराबर होगा A21, ये A12 चूंकि यहाँ गया तो A12 और ये A21 ये दोनों बराबर होने चाहिए, ठीक है। आप ध्यान से देखो, ये दोनों अवयव A12 और A21 ये दोनों बराबर आने चाहिए। दूसरी बात, फिर इसकी बात करते हैं, यहाँ पे ये था A13, अब ये यहाँ चला आया तो A13 किसके बराबर होगा, A31 के। देखो ये A13 यहाँ था A31, तो ये दोनों बराबर हो गए, तो A13 इक्वल टू A31, यानी ये वाला अवयव और ये अवयव जब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे, ये पंक्ति जब ऐसे घूमेगी तो ये अवयव यहाँ आएगा। तो आप इस तरह से कह सकते हो उसको कि ये दोनों अवयव, ये वाला अवयव और ये अवयव, ये दोनों सेम होने चाहिए। तीसरी बात, ऐसे ही ये हो गया। अब मैं इसके बाद जब यहाँ आऊँगा तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, चूंकि A12 A21 ये तो पहले मैं लिख चुका हूँ, ये आ गए। फिर जब मैं यहाँ पे आऊँगा A22 मैंने बताया विकर्ण वाले को चेंज हो ही नहीं रहा, वहीं का वहीं है, तो उसको छेड़ना ही नहीं है। अब इस पे आए A32, जब हम A32 पे आएंगे तो A32 बराबर होगा A23, ये बदल जाएंगे, A32 ये रहा और A32 अब ये वाला अवयव इसके बराबर होना चाहिए, तो A23 और A32 ये दोनों बराबर होंगे। अब क्या है, देखो यानी ये अवयव जब ये वाली पंक्ति बीच वाली पंक्ति को जब हम बदलेंगे तो ये अवयव यहाँ आ जाएगा, यानी ये दोनों अवयव ये दोनों भी बराबर होने चाहिए। तो सममित अवयव में कुछ भी नहीं है, मेरे से आप 50 अवयव लिखवा लो मैं फटाफट लिख दूंगा। तो हो क्या रहा है, एक्चुअली विकर्ण के अवयव तो कोई बदलते ही नहीं है, तो विकर्ण पे चाहे कुछ भी लिखा रहे उससे कोई लेना देना नहीं है। बाकी ये अवयव इसके बराबर, ये वाला अवयव इसके बराबर और ये अवयव इसके बराबर, बस इन तीन अवयवों की बात करनी है। मतलब मैं कोई जैसे 3/3 का मैट्रिक्स लिखता हूँ, सममित अवयव मुझे लिखना है तो मैं यहाँ कुछ भी लिखूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया x विकर्ण पे, यहाँ लिख दिया y और यहाँ विकर्ण का तीसरा अवयव लिख दिया z, मैंने x y z ऐसे लिख दिए। अब जो अवयव मैं यहाँ लिखूंगा, मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा p, तो जो यहाँ है वो बदलने के बाद यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ भी क्या लिखूंगा, p लिखूंगा, ठीक है। यहाँ अगर मैं लिखता हूँ q, तो वो q बदल करके यहाँ आएगा, तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, q लिखा जाएगा। देखो मैंने बताया ना, ये तो विकर्ण हो गया आपका, ये अवयव जो वहाँ था वो ये यहाँ पे आ जाएगा, जो अवयव यहाँ था ये यहाँ आ जाएगा। अब तीसरा क्या बचा, जो यहाँ होगा वो यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पे मैं लिख दूँ ऐसे ही, मान लीजिए मैंने यहाँ पे r लिखा तो यहाँ पे भी क्या हो गया, r लिखा गया। तो अगर इस तरह से सममित अवयव कोई लिखना है तो सममित अवयव लिखते समय हमें कुछ भी नहीं करना, कोई बड़ा काम नहीं है। मुझे विकर्ण पे चाहे मेरे कुछ भी अवयव आ जाएं, लेकिन बाकी के जो अवयव हैं इस तरह से सेट होने चाहिए कि जो यहाँ है वो यहाँ पे आ जाए। मैं देखिए बिल्कुल सिंपल से एक अवयव लिखता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ 1 2 3। जब मैं यहाँ 1 2 3 लिख रहा हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ ऊपर, मैंने लिखा 1 2 3। जब मैं इसकी दूसरी पंक्ति लिखूंगा तो दूसरी पंक्ति लिखते समय मैं क्या करूंगा, ये 2 यहीं पे होना चाहिए मेरा, 2 5 6, मैं कुछ भी नहीं देख रहा हूँ उस पर, उधर 3
6 8, ये मैंने लिख दिया। अब देखो आप, मैंने क्या किया 1 2 3 लिखा था, जब मैं दूसरी पंक्ति लिखने लगा तो मैंने इस अवयव का ध्यान रखा, ये यहाँ आना था। विकर्ण पे कुछ भी आ सकता है, कोई भी अवयव लिख, तो यहाँ वाला अवयव बाद में जो यहाँ लिखा जाएगा वो यहाँ आना है, ये वाला अवयव यहाँ आना था, तो तीसरी पंक्ति लिखते समय इसको तो यहाँ लिखा, इस वाले को यहाँ लिखा, और विकर्ण पे तीसरा अवयव कुछ भी लिख दिया। तो ऐसे करके ये इस तरह से सम्मित अवयव बन सकता है। चलिए अब मैं बात करता हूँ विषम सम्मित की। तो विषम सम्मित में क्या है कंडीशन? विषम सम्मित, विषम सम्मित में है कि a डैश जो है वो a डैश की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए? -a के बराबर। a डैश की वैल्यू -a के बराबर आए। देखिए मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, ये पहले इस तरह से मैं एक्सप्लेन कर दूं इसको। एक एग्जांपल लिख लेते हैं, 0 1 -2 -1 0 3 2 -3 0। ये मैंने एक एग्जांपल लिखा और ये विषम सम्मित है। देखो ध्यान से, जैसे मैंने बताया इसमें ये दोनों अवयव बराबर होने चाहिए। इस वाले में कंडीशन क्या है कि जो यहाँ लिखा है यहाँ उसका माइनस में आना चाहिए। ये तो है विकर्ण। अब एक चीज़ इसमें यह है कि विषम सम्मित अवयव का विकर्ण हमेशा 0 होता है, उसको भी एक्सप्लेन करूंगा क्यों होता है। ये अवयव, इन दोनों को ध्यान से देखो आप, ये दोनों, ये प्लस का तो ये माइनस का 1, ये वाला और ये वाला अवयव, यहाँ -2 था तो यहाँ प्लस का 2 है। ठीक है, इस वाले की और इस वाले की बात करें, यहाँ प्लस का 3 था तो यहाँ माइनस का 3 है। तो जो अवयव यहाँ लिखा है यहाँ उसका नेगेटिव लिखा है, जो यहाँ लिखा है यहाँ उसका नेगेटिव लिखा है, जो यहाँ है उसका यहाँ नेगेटिव लिखा है, और विकर्ण के तीनों अवयव हैं 0। मैं दोनों चीज़ों की बात करूँगा, विकर्ण के अवयव क्यों 0 हैं और ये इस तरह से कैसे होंगे। देखो मैं फिर वापस ऐसे लिखता हूँ जैसे यहाँ पे एक्सप्लेन किया था। मान लीजिए A11 A12 A13, फिर ये A21 A22 A23 A31 A32 A33। मैंने 3x3 का मैट्रिक्स ले लिया और अब मैं बात करता हूँ इसके लिए क्या होगा। देखो दरअसल क्या है, कंडीशन ये कहती है कि जब a डैश निकालें तो -a के बराबर आए। अब अगर ये a है तो a डैश क्या होगा? a डैश निकालते हैं। चलिए इसका, इसकी पहली पंक्ति है A11 A12 A13, तो यहाँ A11 ये A12 यहाँ आ जाएगा और A13 यहाँ आ जाएगा, ये पहला स्तंभ बन गया। अब दूसरी पंक्ति A21 A22 इसके नीचे आ जाएगा और उसके नीचे आ जाएगा A23। फिर तीसरी पंक्ति A31, वो तीसरा स्तंभ बनेगी, A31 A32 इसके नीचे और फिर A33। तो इस तरह से मिला करके ये हो गया a डैश। अब कंडीशन ये कहती है कि a डैश होना चाहिए -a के बराबर। a डैश को जब -a करेंगे तो a डैश इक्वल टू -a, a डैश इक्वल टू -a। कैसे? देखो जो यहां लिखा है उसकी इससे तुलना करें। -a का मतलब क्या है कि जो यहां लिखा उसका नेगेटिव करता जाऊं, तो मैं उस कंडीशन में क्या होगा, a11 की वैल्यू होगी -a11 के, ये अवयव इसके माइनस के बराबर आएगा। फिर जब मैं इसकी तुलना करूंगा, चलो इसको देखें पहले, a11 इक्वल टू -a11। अब इसको ध्यान से देखो, a11 की वैल्यू -a11 है तो उस कंडीशन में क्या होगा, इसको मैं इधर ला के जोड़ दूं तो ये हो गया, जुड़ जाएगा ट्वाइस ऑफ a11 और बराबर हो गया 0। तो a11 का 2 गुना 0 के बराबर, यानी सीधी सी बात ये आ गई कि आपका जो a11 है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। a11 0 होगा। ऐसे जब मैं a22 की बात करूंगा तो वो भी 0 आएगा, a33 भी इसी तरह से 0 आएगा। तो आप ध्यान रखें कि a22, ऐसे बाकी दोनों हो जाएंगे। विकर्ण के तीनों अवयवों की पहले बात कर लूँ तो माइनस का a22, ये भी सेम इसी की तरह से हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ a22 इक्वल टू 0। जब ये 0 आएगा तो इसका मतलब a22 भी आपका 0 हो गया, और ऐसे ही a33 भी 0 हो जाएगा। तो ये हमेशा याद रखना है कि जो विषम सम्मित अवयव होता है, विषम सम्मित अवयव का विकर्ण हमेशा 0 होता है। दूसरी बात, अब इन अवयवों के आपस में बात करते हैं। लेते हैं a21 और यहाँ a21 की बात करें, a21 इक्वल टू, ये a21 किसके बराबर होगा, माइनस का a12। देखिए यहाँ लिखा है a21, ये a21 की इससे तुलना करें तो यहाँ था a12 माइनस a में, तो a21 इक्वल टू होगा माइनस का a21। तो है क्या, जो अवयव यहाँ लिखा है असल में, इसको अपन ध्यान से देख लें, a21 और ये है a12, यानी ये दोनों एक दूसरे के नेगेटिव होंगे। तो जो यहाँ लिखा यहाँ उसका नेगेटिव। मान लीजिए मैं इस तरह से एक अवयव बनाना शुरू करूँ, ये मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, यहाँ मैंने लिखा 0, यहाँ लिखा 5। अगर यहाँ 5 लिखता हूँ तो गारंटेड यहाँ -5 ही आएगा।
मैं यहाँ पे फिर तीसरा अवयव लेता हूँ ऐसे ही, जो अवयव यहाँ आएगा A13 में अगर मैंने यहाँ पे 4 लिखा तो ये 4 यहाँ जाएगा, ये यहाँ पे होना चाहिए माइनस का 4। अब जब इसकी दूसरी पंक्ति लिख रहे होंगे तो दूसरी पंक्ति में यहाँ फिर 0 आएगा विकर्ण वाला अवयव, यहाँ जो अवयव आएगा यहाँ उसका नेगेटिव आएगा। अगर मैं यहाँ माइनस का 3 रख लेता हूँ, यहाँ पे अगर -3 है तो -3 यहाँ पे होने का मतलब है कि जब ये पलट करके यहाँ आएगा तो यहाँ आ जाएगा +3, और तीसरा विकर्ण का अवयव वो क्या होगा 0। तो ये आपका बन गया विषम सममित। क्या हो गया? विषम सममित अवयव। तो ये चीज हमेशा याद रखनी है। क्या याद रखनी है? कि विषम सममित अवयव का जो विकर्ण है वो हमेशा 0 होगा। ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, नोट करके आपको रखना है कि विषम सममित अवयव का विकर्ण सदैव 0 होगा। विकर्ण 0 होने का मतलब क्या है? विकर्ण के सारे जो अवयव हैं वो हमेशा 0 होंगे। तो ये चीज स्पेशली आपको ध्यान रखनी है कि विषम सममित अवयव का जो विकर्ण है वो हमेशा 0 होगा। तो जब हम विषम सममित अवयव बना रहे हैं तो विकर्ण पे हमारे 0 आएगा, ठीक है, और उसके बाद ये अवयव इस तरह सेट होंगे, जैसे यहाँ 5 है तो यहाँ -5, यहाँ 4 था तो -4, यहाँ 3 तो यहाँ -3, इस तरह से आपस में एडजस्ट होंगे, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर के बात होगी सममित और विषम सममित अवयव को लेकर के। सममित अवयव जिसका परिवर्त करने पर, ट्रांसपोज लेने पर भी उसी के बराबर आ जाए, और विषम सममित जिसका ट्रांसपोज करने पर -a के बराबर आ जाए। तो ये दोनों की डेफिनेशन हो गई। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको मैं अब आगे और डिस्कस करूँगा।